अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं रोज़ की तरह बाखबर सवेरा। मैं हूँ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, लाहौर वालों के लिए तो अच्छी खबर है कि फ़ाइनली एक मंसूबा जो कि उसकी तकमील तो 2 साल में होनी थी, लेकिन कम से कम 4 साल के बाद फ़ाइनली वो मंसूबा अब एग्जीक्यूट हो गया है। 2.5 लाख मुसाफिर रोज़ाना ट्रैवल कर सकेंगे ऑरेंज मेट्रो में। बिल्कुल शफात। और उसके साथ साथ जो कराची वाले हैं, आप लोग भी दिल बर्दाश्ता ना हो, क्योंकि अब कभी इम्कानात हैं कि कराची में जो मेरीवेदर रोड है वहाँ से चलेगी जनाब ट्राम, और जो कि सीधा PITC के जो पुल से उतर तक है, मतलब 9 किलोमीटर लंबी ये ट्राम होगी। सो आप लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। और शफात, कितना सुकून हो जाएगा, ट्रैफिक भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी अगर लोग इस्तेमाल करेंगे तो। जी जनाब, मेट्रोपोल से लेके टावर तक ये बनती तो है तकरीबन, लेकिन अब लेट्स सी कैसे आगे मामलात चलते हैं। PDM के जलसे जारी हैं जी, और PDM का कल कोयटा में एक बड़ा जलसा हुआ। उस जलसे से शुरका ने भी खिताब किया, लेकिन मदीहा कल उस जलसे में जो बातें हुई उससे कुछ हुकूमती जो सर्कल्स हैं वो कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं। क्योंकि शफात, मुसलसल हम देख रहे हैं कि जो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं जो बात करें, और अगर वही बात अगर PDM के जलसे के प्लेटफॉर्म से हो जाए तो वो खैर काफ़ी तशवीशनाक बात है और काफ़ी मुतनाज़ किस्म की, मतलब कोई एक ऐसा जलसा नहीं जिसमें कोई मुतनाज़ बयान सामने ना आ जाए। बहुत कुछ है आज के शो में डिस्कस करने के लिए, मगर सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। क्या ऑपोजिशन इत्तेहाद भारतीय एजेंडे पर काम करने लगा? कोयटा जलसे में अवैस नूरानी की आज़ाद बलूचिस्तान की ख्वाहिश। वजीर इत्तलात कहते हैं कोई पाकिस्तानी ऐसी बात नहीं कर सकता। शहबाज गिल का कहना है कि इस तरह का बयान आइन की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम आज इस पर कोई भी एक्शन ले सकते हैं। इस्लाम मुखालिफ मवाद सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, इससे नफरत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद को हौसला अफजाई मिलेगी। फेसबुक पर हॉलोकॉस्ट की तरह इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी लगाई जाए। इमरान खान का मार्क ज़करबर्ग को खत। जी, तो अभी आपने जानी टॉप स्टोरीज, और सबसे पहले बात करेंगे कल कोयटा में होने वाले PDM के जलसे के हवाले से, जिसमें हमने देखा कि जो भी अपोजिशन पार्टी थी, तमाम तर अपोजिशन पार्टीज के शुरका ने इसमें खिताब किया, और साथ में हमेशा की तरह अपोजिशन के इस जलसे में भी बहुत सारे मुतनाज़ स्टेटमेंट सामने आई, और वो स्टेटमेंट्स ऐसी थी जो कि भारतीय एजेंडे को तक़वियत दे रही थी। जी जनाब, और अफसोस की बात यह है मदीहा कि इस तमाम बातों के सामने आने के बावजूद PDM के अमायदीन में से किसी ने भी उस मुतालबे की तरदीद नहीं की, उसको डिस्करेज नहीं किया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अपोजिशन मुल्क तोड़ने वाले भारतीय एजेंडे पर काम कर रही है? वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि कोई पाकिस्तानी इस तरह की बात नहीं कर सकता। जिसका नाम नवाज शरीफ है, आज उसने पराई सरजमीन पर फौज हमला किया, उसके बारे में गलत बातें की। PDMA के एजेंडे में और हमारे जो दुश्मन हैं, जो तिकोन है, उसका तीसरा हिस्सा हमें मिल नहीं रहा था, वो आज मिल गया। इजराइल, इंडिया और PDMA। मरियम बीबी जो बातें कर रही थी, उनमें इखलाकी जवाज क्या है इस किस्म की बातें करने का और सवालात पूछने का? सवालात के जवाब तो आपने देने, आपके वाले साहब ने देने। ये असासे कैसे बनाए, बाहर कैसे पैसे भेजे? बिलावल भुट्टो, सियासत में एक तफरी का सामान पैदा हुआ है। ड्रामा रचाया गया पुलिस का सफदर अवान के केस में। ये वही सिंध पुलिस है जिसने आपके मामू को 70 क्लिफ्टन के आगे कत्ल किया। महंगाई एक ऐसी चीज है, मैं भी उससे मुतासिर हुआ हूँ, मेरे घर वाले भी मुझे कंप्लेन करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 1 हफ्ते 2 हफ्तों में वाज़े फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। और कल के इस जलसे में अवैस नूरानी ने कहा कि बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत हो। आज बलूचिस्तान का माहौल ऐसा ही है जैसे आप किसी पसमानदा इलाके में आ गए हैं। अपोजिशन इत्तेहाद PDM में शामिल जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमा के मुंह से वही बात निकली जो भारत और उसके और मुल्क दुश्मनों की दिल की ख्वाहिश है, और इस बयान का वज़ीर आज़म ने भी नोटिस ले लिया है। शहबाज गिल कहते हैं कि अवैस नूरानी ने रियासत तोड़ने की बात करके आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। नूरानी साहब जो कि एक अच्छे सियासतदान थे, आज उनके साहबजादे ने एक बहुत ही नामनातब और अहमकाना बात की है। वज़ीर आज़म के नोटिस में ये आ चुकी है, और पूरी कौम जिस तरह गमो गुस्से का इजहार कर रही है,
उसी तरीके से वज़ीर आज़म भी गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब और जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं वो कल डिसाइड करेंगे इस पर क्या होना चाहिए। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये 50 जलसे और करे, सिर्फ इनसे एक गुजारिश है, मुल्क दुश्मन बयानिए का हिस्सा ना बने। और कल के जलसे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने भी खिताब किया। अपने इस खिताब में उनका कहना था कि कठपुतलियों का खेल खत्म होने को है। और साथ में बिलावल भुट्टो ने भी इस जलसे से वीडियो लिंक के थ्रू खिताब किया, जिसमें उनका कहना था कि इमरान खान अदलिया और इदारों को भी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। तारीख में सबसे ज्यादा गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, ये है इमरान और इमरान के सहूलतकारों के तब्दीली। ये तबाही है, तब्दीली नहीं। हर इदारा को इमरान खान अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता है। ज्यादा लोग नैब में फौत हो चुके हैं कंपेयर टू अमेरिका का ग्वांटानामो बे। ये मारते भी है, रोने भी नहीं देते। ना अवाम आजाद, ना सियासत आजाद, ना सहाफत आजाद, ना हमारा अदलिया आजाद। सारे जमहूरी कुव्वत एक स्टेज पे हैं, एक पेज पे हैं। बाकियों को अवाम का स्टेज पे, अवाम का पेज पे आना पड़ेगा, वरना घर जाना पड़ेगा। कठपुतलियों का खेल अब इंशाअल्लाह खत्म होने को है। पाकिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। इमरान खान सिलेक्टेड और उसके सिलेक्टर्स को ये कहते हैं तुम सब लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। सियासत से दूर हो जाओ, हुकूमत से ऊपर की हुकूमतें मत बनाओ, अवाम के मैंडेट पे डाके मत डालो, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। रियासत से ऊपर रियासत मत बनाओ। रातों रात बाप या माँ के नाम से एक पार्टी बनती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है और अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। ने हल्फ और आइन की पासदारी करो। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब में कहना था कि कौम से कहता हूं कि मुल्क को मुस्तहकम बनाना चाहते हैं तो मैदान में आए, घर में बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। ये हुक्मरान जाली हैं, जाली थे। पाकिस्तान कंगाल है, रियासतों की बका का दारोमदार दिफा पर नहीं मईशत के ऊपर है। जब इन लोगों के हाथ में हुकूमत आई, इन्होंने नया फलसफा दिया। हम सी पैक के मुतहम्मिल नहीं है, हमारे लिए छोटे छोटे मंसूबे चाहिए। कट्टे का मंसूबा, मुर्गी का मंसूबा, अंडे का मंसूबा। कहने लगे नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। 1947 से लेकर आज 72 साल तक पाकिस्तान में कुल नौकरियों की तादाद 1 करोड़ तक नहीं पहुंची। हमने 26 लाख से ज्यादा बरसर रोजगार मुलाजिमीन को मुलाजमतों से निकाल दिया। इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जो इंसानों के हुकूक पामाल हो रहे हैं, आए जरा उसका आप खुद एहतसाब लें। आज भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट जाली हुकूमत की पुष्पनाही से दस्तबरदार हो जाए, माजरत कर ले कि हमने इलेक्शन में गलत किया था, उनको अपनी आंखों में बिठाने के लिए तैयार। और कल पीडीएम के कोयटा में होने वाले जलसे के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। जाम साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो जाम साहब हम आपसे आपकी तबीयत के हवाले से पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं। तबीयत आपकी कैसी है, आप कैसा फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कोरोना के हवाले से पहले तो मेरी हमेशा दुआ है उन सब लोगों के लिए जो इस कोरोना में मुब्तला भी हैं। अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे। इस वक्त महसूस एक शुरू के तकरीबन कोई 4-5 दिन थोड़े से बॉडी एक फीवर और बाकी सारी चीज़ें बहुत रहीं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आस्ते आस्ते इनके अंदर बहुत कमी आई है। लेकिन आइसोलेशन में, क्वारंटीन में ख़ुद बंद रहना, लेकिन इस पूरे टाइम यकीनी तौर पे थ्रू मीडिया, थ्रू फ़ोन और बाकी कम्युनिकेशन चैनल्स के बाकी सारा काम गवर्नमेंट का हर हवाले से आदमी पूरी कोशिश करता है जितना चला सके। अभी अल्लाह ताला का बड़ा करम है, रीटेस्टिंग करा के इंशाल्लाह देखा जाएगा कि आज मैंने बल्कि अपनी रीटेस्ट कराई हैं कोरोना की और ब्लड सैंपल्स की, तो इंशाल्लाह देखें क्या रिजल्ट आते हैं। अच्छा जाम साहब, अब कल जो अपोजिशन का जलसा हुआ उसमें कोयटा जलसे में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में
حکمرانوں نے ترقی کا راستہ روکا ہوا ہے اور یہاں کے لوگوں کو ترقی سے محروم رکھا ہوا ہے. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ یہ سوال میں بھی جب تک ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے نہیں تھا تو میں بار بار سوچتا بھی تھا, دیکھتا بھی تھا. اور ان 2-2.5 سالوں میں اگر آپ کہیں تو میں کہوں گا کہ اس کا پورا ذمہ ہم سب کو لینا چاہیے. بلوچستان میں جو لوگ حکومت میں رہے ہیں, بلوچستان میں جو پارٹیاں حکومت میں رہیں, یہ سب اس کا ذمہ دار ہیں. بشمولیت میں اپنے آپ کو بھی کہوں گا, یا میرے والد صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہے, سب رہے ہیں, اختر مینگل صاحب رہے, ان کے والد صاحب رہے, یہاں پہ ساری پارٹیاں رہے ہیں. ہم نے شاید بلوچستان میں کبھی حکومتوں کو حکومتی طرز پہ نہیں چلایا. ہم نے ترقی کی بات کی, پسماندگی کی بات کی, بلوچستان کی غربت کی بات کی, بلوچستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز کی بات کی, بلوچستان کے اندر ریونیو, ہر چیز کی بات کی. لیکن ہم نے بلوچستان میں اس کو کر کے نہیں دکھایا. اور شاید اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوگی کہ شاید ہم بلوچستان کی گورنمنٹس کو بھی اپنے سیاسی پارٹیز کی طرح ہم چلا رہے تھے. دیکھیں, حکومتیں کبھی بھی سیاسی انداز میں سیاسی پہلو پہ نہیں چل سکتی ہیں. آپ کا موقف پالیسی پہ ہو سکتا ہے, آپ کی ترجیحات, آپ کا منشور سیاسی پورا ہو سکتا ہے, لیکن اس منشور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو گورنمنٹ کے اندر ایک سٹرکچر ایسا بنانا پڑے گا, اپنی پلاننگ اس طرح کرنی پڑے گی, اپنی اسٹریٹجی اس طرح بنانی پڑے گی کہ یہ سب امپلیمنٹ ہو. اچھا کمال صاحب, پی ڈی ایم کے جلسے میں جو شریک سیاسی جماعتوں کے جو رہنما تھے, جنہوں نے کل بات بھی کی کہ جی بلوچستان کے عوام نے کتنا سفر کیا ہے, ان جماعتوں نے تو مختلف وقتوں میں صوبے میں حکومت بھی کی ہے, لیکن پھر بھی صوبہ بلوچستان اتنا انفارچونیٹ کیوں رہا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ اقتدار میں رہے انہوں نے صوبے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا؟ پی ڈی ایم کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, جس میں نیشنل پارٹی ہے بلوچستان سے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, جس میں پی کے ایم ایپ ہے, جے یو آئی فضل الرحمان ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور کسی حد تک میں بی این پی مینگل کو بھی ضرور کہوں گا, کیونکہ جب اسلم رحسانی صاحب کی حکومت تھی تو ان کی بہت 2 ہی سیٹیں یا 1 سیٹ تھی, اور ان کو بھی اس دور میں ایک وزارت جو ہے وہ مائنز اینڈ منرل کی ملی تھی, تو وہ بھی کسی حد تک اس کا حصہ رہے. تو یہ پی کے میپ 5 سال پچھلے حکومت میں پوری گزاری. جے یو آئی ایف جو ہے وہ 2001, بلکہ اس سے بہت پہلے, میں نہیں جانا چاہتا, 2001 کے بعد سے پھر اس کے بعد اسلم رحسانی صاحب کا دور, آپ سمجھیں کہ تقریباً 13 سال حکومت میں انہوں نے گزارے. پھر اس کے بعد آپ اس بات کا تجزیہ لگائیں کہ نیشنل پارٹی نے پچھلے 5 سال حکومت میں گزارے. اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی ابھی بھی ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں ہے اور بہت خوش ہے اس حوالے سے کہ بار بار خود کہتے ہیں کہ بلوچستان کی ہسٹری میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جو اس دور میں ہو رہی ہے. صحیح. اچھا اب جام صاحب, یہاں ایک اور سوال بھی ہے کہ اپوزیشن کا کل جب جلسہ ہو رہا تھا, امن و امان کے حوالے سے بھی صورتحال, کیا کل سگنلز بھی وہاں بند تھے, اس سے پہلے بھی جو ہے تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا نیکٹا کی جانب سے, لیکن اس کے باوجود کل ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا, دھماکہ ہوا, اس میں قیمتی جانیں چلی گئی. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے ڈیٹس کو چینج کریں. آج اس کی ذمہ داری پی ڈی ایم کے سارے ذمہ داروں پہ پڑتی ہے. بلوچستان کے اندر دیکھیں, جہاں بھی ملک کے دشمن عناصر کو موقع ملے گا وہ کوئی ایسا اپرچونٹی نہیں چھوڑیں گے. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اپنے جلسوں میں اس کی کیوں بات نہیں کرتے. پاکستان ان کا ملک نہیں ہے کیا؟ یہ پاکستان کے بارے میں اپنا کوئی موقف نہیں رکھتے؟ چلے ٹھیک ہے, عمران خان کے خلاف, جام کمال کے خلاف, حکومت کے خلاف, اداروں کے خلاف, فوج کے خلاف آپ اپنے جلسوں کے اندر ان سب لوگوں کا نام لے لے کے کیوں بات نہیں کر رہے جو آج پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں؟ کوئٹہ کے جلسے میں آپ نے تو کھلے عام بول دیا کہ بلوچستان کو ایک آزاد ریاست ہونا چاہیے. بالکل. تو یہ آپ کس کی زبان بات کر رہے ہیں؟ یا بی جے پی کی زبان بات کر رہے ہیں, یا آپ ان عناصر کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کو کمزور یا یہ پاکستان بالکل ہے جان کمال صاحب, یہ وہ زبان ہے جو کہ ایک محب الوطن پاکستانی کبھی زبان استعمال نہیں کر سکتا, اور یہی وہ سٹیٹمنٹس ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کی جو عوام ہے وہ شدید غم و غصے میں شفاعت مبتلا ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ سے جو بات کرتے ہیں بلوچستان کی عوام کی ڈیولپمنٹ, بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور ایسے تمام جو سینیریو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چلے آئیں گے محرومیوں کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن یہ شفاعت کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو یہ مطالبہ کر دیں گے کہ جی بلوچستان کو ایک الگ ریاست بنانا چاہیے, جو کہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی تو مسلسل کوشش ہی یہی ہے. ویری انفارچونیٹ کہ اس مطالبے کو جب یہ تقریر چلی بھی گئی تو اس کے بعد جتنے آنے والے
अमायदीन थे पीडीएम के, उनमें से किसी ने भी इसको डिस्करेज नहीं किया, बिल्कुल। किसी ने भी इसको या कहते डिसऑन थे कि नहीं हमारा स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं, किसी हमारे भी ये कह दिया जाता है ने कि हमारे बोला। प्लेटफॉर्म से बात जरूर हुई है लेकिन हम इस स्टेटमेंट के साथ नहीं खड़े। नहीं, ये इनकी ऐसा अपनी सोच हो सकती है, हमारे सोच से कोई लेना देना नहीं। इसी वाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे थोड़ी देर में हमारा राब्ता भी हो जाएगा पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मुमलिकत और तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, उनसे भी सवाल से बात करेंगे क्योंकि शफात कल हमने देखा कि किस तरीके से जो लोगों की जो वीडियोज़ भी सामने आई, जो अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल है वो भी सामने आया। अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। खान साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। खान साहब, कल की जो स्टेटमेंट थी अवैस दुरानी साहब की, उसके बाद तो अवाम बहुत ज़्यादा गमो गुस्से में मुब्तला है कि एक ऐसी चीज़ का उन्होंने ख्वाहिश का इजहार कर दिया जो कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि भारतीय एजेंडे में शामिल है। आपका कमेंट लेना चाहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सबको कंडेमनेशन करनी चाहिए जो फ्रांस में हुआ है और जो मैक्रोन ने सपोर्ट किया है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के खिलाफ जो वहाँ गुस्ताखियाँ हुई हैं। पूरी इस्लामी दुनिया गम गुस्से में है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी उस पर बहुत सख्त बात की है और इसी तरह से तैयब अर्दगान ने। और हम सब डिमांड करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है दुनिया में, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। किसी को कोई हक नहीं है कि किसी की रिलीजियस शख्सियत चाह जाए कि खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी गुफ्तगू हो। मैं समझता हूँ पूरी इस्लामिक उम्मा को इस पर मजबूत स्टैंड लेना चाहिए एंड वी शुड बॉयकॉट एनीथिंग रिगार्डिंग फ्रांस। उसको सख्त मैसेज हमें देना चाहिए, इसी से ये मानेंगे। जहाँ तक आपके सवाल के ताल्लुक है, देखें मैं खुद हैरान हुआ, सियासी जलसा था, सियासी जमातों की एक गैदरिंग थी जो उनका एक हक है, राइट है, उन्होंने अवेल किया। हालांकि उनको थ्रेट अलर्ट्स जारी हुए, चाहिए ये था कि आप मदारों से तावन करें हुकूमत से, लेकिन चलें उन्होंने जलसा कर लिया। लेकिन ये जो अवैस साहब की तकरीर है ये मैं बड़ा अजीब मुझे लगा, क्योंकि जो मरहूम नूरानी साहब थे वो तो उन लोगों में से थे जो पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने वाले थे। मैं समझता हूँ कि अवैस साहब को इसकी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो जिस्म चाहे 100 टुकड़े हो जाए, पाकिस्तान का 1 इंच ना किसी को जो है देने देंगे ना लेने देंगे, और ना कोई ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, चाहे पूरी दुनिया 100 टुकड़े हो जाए, बलूचिस्तान का 1 इंच पाकिस्तान से दूर नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ वैसा एक बड़े बाप के बेटे हैं, उनको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, उनको इसकी वजाहत कर देनी चाहिए। और जो पीडीएम की और जमातें हैं, जो नेशनलिस्ट लेवल की जमातें हैं, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो फेडरेशन की बात करती है, और मियां नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग को भी अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए इस बयान से। लेकिन वो कैसे डिस्टेंस करेंगे, मैं हैरान हूँ, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जिस तरह का बयानिया लेके चले हैं, कल उनकी कोई गुफ्तगू मैंने आज सुबह सुनी है, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि उस तरह की बातों को ज़्यादा फ़रोग़ भी नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ज़्यादती कर रहे हैं मुल्क के साथ और इदारों के साथ। बहरहाल ये मैं इसको एक और भी रंग देता हूँ, एक नाकाम सियासी टोले की कोशिश है अपने आप को सियासी तौर पर रेलेवेंट करने के लिए। मैं समझता हूँ हम लोगों को ज़्यादा फोकस अपनी कारकर्दगी पे देना चाहिए, और ये लोग इररेलेवेंट हैं, अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, ज़्यादा बात करके हम उनको वैसे ही रेलेवेंट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ दे आर लॉस्ट फोर्सेस। अल्लाह ताला ने उनको 3-4 मौके दिए, वो नाकाम रहे, अपनी ज़ात की उसमें लगे रहे, पैसे बनाने या जो भी उन्होंने गलत किया, ना इदारे बना सके ना मुल्क को मजबूत कर सके। तो आई थिंक फॉर मी दे आर पीपल ऑफ द पास्ट। हाँ, अगर हमने उनको रेलेवेंट करना है तो करें। मैं समझता हूँ अवाम उनको रिजेक्ट कर चुकी है। अवाम की तवज्जो इमरान खान साहब की जानिब है कि खान साहब इस मुल्क को कब इस मुश्किलात से निकालते हैं, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब को अल्लाह ने ये कुदरत दी है, वो एक मुखलिस आदमी है, और इंशाल्लाह अल्लाह इमरान खान साहब ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि आपको परफॉर्मेंस से फोकस करना चाहिए और ये लोग इररेलेवेंट हैं, लेकिन बहरहाल उनके प्लेटफॉर्म से कुछ बातें हो रही हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीटीएम में जितने भी जो शुरका हैं, जितने भी हमायदीन हैं, वो सब अपना अपना नैरेटिव लेके चल रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं? 12 मसाले की चाट है। देखिए, इनमें से मुझे एक बंदा बता दे जिसको अल्लाह पाक ने कुदरत ना दी हो, जिसको हुकूमत ना मिली हो। अब पीपल्स पार्टी की आज भी सिंध में गवर्नमेंट है। अभी आपने 1.5 महीने पहले कराची की हालत देखी थी। मैं एक बात करता था कि एक समंदर कराची के किनारे है और एक समंदर कराची के अंदर है। तो ये तो उन्होंने दिया है अपनी 40 साल सियासत में कराची को। तो सिंध में उन्होंने कौन सा परफॉर्म कर लिया? 3 बार 4 बार पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली, 3 बार मियां और मौलाना साहब। मैं हैरान हूँ मौलाना साहब पे कि मौलाना साहब आप बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं। क्या कोई हवाई मखलूक आई थी MMA जब बनी थी 7वीं तरमीम में? बावर्दी सदर को किसने मुंतखब करवाया था LFO के जरिए? बिल्कुल। तो ये देखिए मफादात की जंग है। अभी भूले नहीं है ये। अली मोहम्मद खान साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही।
खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले अभी भूले नहीं है कि मुत्तहिदा मजलिस अमल के दौर में अच्छा, एक और चीज, हुकूमत में एक और परफॉर्मेंस चीज में क्या रहा। जी एक और चीज देखें, चलिए सब बातें छोड़ दें, आए तो इस्लाम के नाम पे थे ना, मुझे कोई एक इस्लामी काम बता दें। अभी हमने यहाँ पे रसूल के खिलाफ कानून साजी हमने पिछली हुकूमत में की, तमाम आम हज़रात के लिए हमने वजीफे मुकर्रर किए, मैंने खुद कौमी असम्बली में खड़े होकर खातमुन नबीयीन की करारदादें पास करवाई और सब के ताउन से कराई, मैं खुद क्रेडिट पीटीआई को नहीं देता, सब ने किया। हमने जो है इस्लामी सजाओं की बात की, मुझे कोई एक इस्लामी काम, ये कहते वो थे हस्बा में लाए थे अपने ज़माने में, लेकिन खैर ये मौजू नहीं है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। अच्छा सर, क्योंकि शहबाज गिल साहब भी कह रहे थे कि वजीर आज़म इमरान खान साहब ने इस स्टेटमेंट का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया है और वो आज कोई भी एक्शन ले सकते हैं, तो किस किस्म का हम एक्शन एक्सपेक्ट करें? Okay, we need to give a strong message to the people of the world that freedom of speech is never absolute. You cannot comment against Holocaust in West, can you? So how can you allow somebody to disrespect the holy prophet, the final prophet, the seed on prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatam Nabiyyin? So the people of the West have to realize that this is not the way. This is not the way to move forward. If you encourage Islamophobia, the world will not be a safer place. And this was what Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, said last year when he was giving his speech, and even NGA, when he told the world that why is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so close to our heart. He explained to the world, when you do something like that, when you do disrespect against our holy prophet, it has definitely made clear to the world, और उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा बोल्ड स्टांस भी लिया है। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अली मोहम्मद खान साहब ने अपने आखिरी स्टेटमेंट में जाते जाते, जब वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे, डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आलमी दुनिया उनकी बात सुने, और वो मामला ही ऐसा है। मामला है फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने, जो कि नफरत अंगेज़ मवाद की उन्होंने जैसे ख़ास तौर पे ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ खाकों की फ्रांसीसी सदर ने हिमायत की। बिल्कुल, और फ्रांसीसी सदर इंतहा पसंदी मुस्तरद करने के बजाय तकसीम मुसलसल बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी फ्रांसीसी सदर के मुतनाज़े बयानात की मज़म्मत की है, और वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में भी कहा था कि ये बात नहायत ही काबिल अफसोस है कि फ्रांसीसी सदर ने इस्लाम पर हमला करके इस्लामोफोबिया की हौसला अफजाई की है। उन्होंने इस्लाम से मुतालिक मालूमात जाने बगैर बयानात दिए हैं, और फ्रांसीसी सदर ने अपने शहरियों समेत मुसलमानों के जज्बात को भड़काया है। और उनका साथ में ये भी कहना था कि लीडर की ये पहचान है कि वो इंसानों को मुत्तहिद करता है। और इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग शाह साहब। जो फ्रांसीसी सदर की जानिब से जो तौहीन आमेज़ रवैया अख्तियार किया गया है, पाकिस्तान उसके खिलाफ क्या करने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी आज ही जो फ्रांस के सफ़ीर इस्लामाबाद को उनको तलब किया है दफ्तर खारजा में, और हम उन्हें डीमार्च करेंगे। पाकिस्तान के जज्बात और मुसलमानों के जज्बात, इस पर पूरी उम्मा मुत्तफिक है। मैं नहीं समझता कि इस इशू पर कोई तकसीम मुझे दिखाई देती है। हम अपने जज्बात उनके सामने रखेंगे। फ्रांस के जो सदर का बयान है, मुझे उसमें बेहिसी दिखाई देती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बेहिसी दिखाई देती है कि उन्होंने इस बयान से माशरे को जोड़ने की बजाय मजीद तकसीम किया है, और वो ज़हन नशीन नहीं कर पा रहे कि फ्रांस में भी बेपनाह मुसलमान बसते हैं और उनमें गम गुस्सा है। न सिर्फ फ्रांस में, पूरे यूरोप में अब मुसलमानों की तादाद बहुत नुमायां है, और घर घर हर शहर में इस पर एक एहतजाज की कैफियत जो है वो बर्पा हो सकती है, हो रही है। ये ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, और ये यकलख्त ऐसा नहीं हुआ। आपके इल्म में है कि चार्ली हेब्डो ने पहले भी एक ऐसी गुस्ताखाना कोशिश की जिस पर पाकिस्तान ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मैंने एक सख्त मजम्मती बयान दिया, और फिर आप देख रही हैं कि जगह जगह से इत्तला मिलती है। कभी पता चलता है कि कुरान को जलाया जा रहा है, कभी पता चलता है कि कोई गुस्ताखाना खाकों की कोई नुमाइश की जा रही है, कभी पता चलता है कि हिजाब पर पाबंदी का फैसला हो रहा है। देखिए, ये माशरों को तकसीम, एक तरफ आप आज़ादी की बात करते हैं तो हिजाब की आज़ादी क्यों नहीं है, दूसरी तरफ आप आज़ादी की बात करते हैं एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी कोई हदूद और कयूद होती है ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में आप लोगों के जज्बात को रोंदें, लोगों को मुश्तइल करें, उनको आप नफरत के बीज बोएं, और उसका जो रिएक्शन आता है उस पर आप देखते हैं कि न सिर्फ माशरे तकसीम होते हैं, मासूम लोग मुतासिर होते हैं।
इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया। इमरान खान साहब ने अपनी अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में इसका जिक्र किया। आप देखिए उन्होंने इसकी निशानदेही की। उसके साथ साथ उन्होंने जो फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो CEO हैं मार्क ज़करबर्ग, उन्हें भी मुतालबा किया है कि अगर हॉलोकॉस्ट पर आप कदगन लगा सकते हैं और लोगों के जज्बात को सामने रखते हुए, तो जो इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात आ रहे हैं और जो नफरत को हवा दी जा रही है, इस पर भी मवाद पर पाबंदी लगनी चाहिए। उन्होंने मिसाल दी है, उन्होंने हॉलोकॉस्ट की मिसाल दी है। पाकिस्तान ने फैसला किया है इमरान खान की हिदायत पर, मैं इंशाअल्लाह जो OIC के वज़राए खारजा का इजलास होना है नाइजर में अगले माह, मेरा इरादा है प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पर वहाँ एक रेजोल्यूशन टेबल करने का। उस पे मेरी ख्वाहिश होगी कि पूरी उम्मा को यकजा किया जाए इस इशू पर। नंबर 2, ऐसे मवाद पर कदगन लगाई जाए, हेट्रेड को हवा देने से इज्तनाब करने की बात की जाए। और नंबर 3, 15 मार्च की तारीख में तजवीज़ करना चाहूँगा कि इस दिन एक इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी डे हर साल मुनाकिद हो, ये टू शो सॉलिडेरिटी अगेंस्ट इस्लामोफोबिया। ये इस्लामोफोबिया जो है ये बतदरीज बढ़ता चला जा रहा है और इसके बहुत से वाक़यात आपके सामने आ रहे हैं। मेरी ये भी ख्वाहिश होगी कि अगर वहाँ हमें इंशाअल्लाह इत्तफाक हासिल करने में कामयाबी होती है तो जो हमारे मिशंस हैं न्यूयॉर्क में, हमारे जो वहाँ नुमाइंदगान हैं OIC के, एक जॉइंट रेजोल्यूशन OIC की तरफ से एक जॉइंट रेजोल्यूशन टेबल किया जाए और उस जाए न सिर्फ इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी डे का इस्लामोफोबिया के खिलाफ, बल्कि इस किस्म के मवाद पर पाबंदी का और लोगों के और मुसलमानों के जो जज्बात हैं जिस तरह मजरूह हुए हैं, मैं समझता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा को इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये बड़ा कीमती पॉइंट है। अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, दुनिया में 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमान बसते हैं और उन सब की रूहानी अफिलिएशन है आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ। तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा में क्या इस नौइयत की कोई रेजोल्यूशन या कोई कानून साजी की जा सकती है कि 1.5 अरब लोगों के जज्बात जिसे हस्ती से, जिसे शख्सियत से जुड़े हुए हैं, उसके हवाले से जो ममालिक एहतराम नहीं कर रहे उनको इस बारे में आगाह किया जा सके? बिल्कुल आपने ये सही कहा। इसी तरफ तो पाकिस्तान ने एक कोशिश का आगाज किया है। इस्लामोफोबिया पर वजीर आज़म की तकरीर, जो CEO है फेसबुक उनको खत, OIC फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास पे इस मसले को उठाना और फिर इसको अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाना, ये पाकिस्तान की कोशिश है कि दीगर मुस्लिम ममालिक से मुशावरत करके इस तरफ आगे बढ़ा जाए और ठोस इक़दाम किए जाएं। सही, बहुत शुक्रिया जी। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और शफात आप भी बात करें 1.5 अरब मुसलमानों के यहाँ पर जिस तरीके से वो हर्ट हुए हैं, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप फ्रीडम टू लाइफ की बात करते हैं तो अगर हम वेस्ट में देख लें, स्पेसिफिकली फ्रांस में बात कर लें, तो वहाँ पे जो मुसलमान लोग हैं, जैसा खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात भी की कि उनको उस पर भी जज किया जाता है, उन पर इस पर मुश्किल आता है अगर वो हिजाब भी करना चाहें या वो अपने मज़हब के मुताबिक बात भी करना चाहें। और नहायत ही अमपसंद कौम है, लेकिन उसके बावजूद टारगेट करना शदीद इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। आई होप कि अक़वाम मुत्तहिदा भी कुछ करे इस हवाले से। क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पेशावर की। पेशावर में दिल के अमराज से मुब्तला अफराद की जिंदगियां खतरे में हैं, क्योंकि पेशावर का सबसे बड़ा अस्पताल लेडी रेडिंग अस्पताल का शोबा कार्डिक सर्जरी कोई तकरीबन 6 माह से बंद पड़ा है और दिल के ऑपरेशन ना होने की वजह से वहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। क्यों इतना लंबा अरसा हो गया जी और क्यों ये बंद है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान LRH मोहम्मद आसिम साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आसिम साहब हमें वक्त देने के लिए। आसिम साहब, पहले तो ये बताइएगा ये कितने अरसे से बंद पड़ा हुआ है कार्डियो वार्ड? जी थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, लेडी हॉस्पिटल का जो कार्डिक सर्जरी का यूनिट है हमारा, तो ये तकरीबन 6 महीने से कुछ इश्यूज़ की वजह से बंद है। 2 हमारी सीनियर डॉक्टर्स थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाजन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था, जिसकी वजह से ये गैप हमें आ रहा है। मीनवाइल हमने इसके लिए मतलब क्या किया है, तो जो करंट हमारे पास डॉक्टर्स हैं उनको हमने FIC ट्रेनिंग के लिए भिजवाया है।
दूसरा हमने जो पुरानी हमारी फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात करें। जी जी बिल्कुल, जी जी डेफिनेटली वहाँ पर हमने ट्रेनिंग के लिए भिजवाया है। दूसरा जी जी आसिफ साहब ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जो कि ऑलरेडी लेडी रिंग अस्पताल से अपना इलाज भी करवा रहे थे, स्पेसिफिकली वो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, सो अब आपने क्या किया उनके साथ? अब आपने उनको कोई और हॉस्पिटल रेफर कर दिया है क्या? उन बेचारों के साथ क्या हुआ? हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर फुली डेडिकेटेड वहाँ पर कार्डिक सर्जरी यूनिट है। उनके साथ हमारा लाइजान होता है। वो कभी हमारे पास पेशेंट्स भेजते हैं, कभी हम उनके पास भेजते हैं। करंटली हमारे पास जो गैप आ रहा है, मीनवाइल हमने पेशेंट्स को जो है वो HMC रेफ़र कर रहे हैं। लेकिन एक गुड न्यूज़ KP के पेशेंट्स के लिए, कार्डिक सर्जरी के पेशेंट्स के लिए ये है कि PIC जो हैदराबाद में अलग डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कार्डिक सर्जरीज़ के लिए, जिसमें 350 बेड्स हैं, वो अनकरीब स्टार्ट होने वाला है। तो KP के जितने भी कार्डिक सर्जरी के प्रॉब्लम्स हैं वो 90% उससे सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा LRH में हम क्या कर रहे हैं, LRH में हमने OT को जो है नए ब्लॉक शिफ्ट किया है। कार्डिक सर्जरी की जो हमारी OT है, बिल्कुल लेटेस्ट इक्विपमेंट उसमें हमने ख़रीदी हैं, परचेज़ की हैं रिसेंटली करोड़ों रुपए की। तो वो एक हमने किया है। दूसरा हमने डॉक्टर्स को मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि ये जो है LRH का जो कार्डिक सर्जरी यूनिट है, ये कब तक, कितने अरसे में फाल हो जाएगा? और जो PIC MTI की आपने बात की, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की, वो कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा? देखें PIC के इंतज़ामिया के अनकरीब इंशाल्लाह बहुत जल्द वो PIC को जो है वो फंक्शनल कर देंगे, क्योंकि उसमें तकरीबन 5% काम रहता है। बाकी सारा कुछ उन लोगों ने रिक्रूटमेंट भी की है, डॉक्टर्स भी हायर किए हैं। कुछ डॉक्टर्स हमने भी हायर किए थे, लेकिन उन्होंने फिर प्रेफर किया कि PIC को ज्वाइन करें। तो आसिम साहब को आप लोगों ने डेडलाइन दी है कि कब तक खोल दिया जाएगा कार्डियक वार्ड? देखें बहुत जल्द इस क्योंकि हमने एक हफ्ता पहले मैंने खुद जो है वो नेशन वाइड सर्कुलेशन की है। मैंने एडवर्टीजमेंट सर्कुलेट की है, पूरे पाकिस्तान में कार्डिक सर्जन्स को हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अनकरीब हम जो है LRH की जो कार्डिक यूनिट है उनको इंशाल्लाह अनकरीब जो है हम भी फंक्शनल कर देंगे। इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि जल्द अज जल्द यहाँ का जो कार्डियक वार्ड है उसको फंक्शनल कर दिया जाए, ताकि जो यहाँ पर मरीज़ आते हैं दिल के इलाज के लिए उनको ज़्यादा मुश्किलात ना हो। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी हिम्मत और आपकी लगन सच्ची हो तो रास्ते जितने मर्जी कठिन हों, लेकिन आप अपने लिए रास्ता बना ही लेते हैं। हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारे ख्वाजा सराव हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए कितना काम किया जाता है, उनकी तालीम के लिए कितना काम किया जाता है, उनकी नौकरियों के लिए कितना काम किया जाता है। तमाम तशफ़ात सूरत हाल में हम देखते हैं कि ख्वाजा सरा जिन्होंने सड़क पर भीख भी मांगी हुई है, वो बाहर निकलते हैं, अपनी सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ते हैं और कुछ कर दिखाते लोगों को। बिल्कुल जनाब, और न सिर्फ मुल्की बल्कि अब बैनुल-अक़वामी शोहरत भी पा रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं जनाब, जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान पहली ख्वाजा सरा वकील निशा राव का, जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे ये बताएं, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे आपको पता लगा कि भाई मुझे लॉयर बनना है? देखें, ये सफ़र का तो मुझे भी नहीं पता, बस मुझे अल्लाह पर उम्मीद थी कि मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है। लॉयर्स बनने का तो ख्वाब नहीं था, लेकिन ये था कि एक अच्छे इंसान बन के अपनी और अपनी कम्युनिटी की मदद कर सकूं। बस अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने सख्त मेहनत की। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक वकील बन के आप लोगों के सामने हूं। निशा, मुझे बताओ किसने ये राह किसने दिखाई कि तुम ये कर सकती हो? क्योंकि उमूमी तौर पे जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है, क्योंकि हम तो यहाँ नौकरियाँ भी नहीं देते, अच्छी नौकरियाँ भी, वादे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, कोटा भी बड़ा फिक्स किया जाता है, लेकिन समा कुछ किया नहीं जाता ट्रांसजेंडर्स के लिए। जब मैं लाहौर से मूव करके कराची आई थी तो हमारी कम्युनिटी में पढ़ाई दूर दूर तक भी मुझे नज़र नहीं आती थी। मैंने मैट्रिक किया हुआ था, तो जब शुरू में आकर मैंने 3 तलवार पे बैगिंग शुरू की, 1-1.5 साल मैंने बैगिंग करते वेस्ट कर दिया। मैंने सोचा कि ये ज़िंदगी नहीं है, ये तो मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे ही ख्वारियों में, परेशानियों में गुजर जाएगी, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं। तो मैंने अपनी स्टडी को दोबारा से कंटिन्यू किया। फिर मैंने मास्टर जब किया IR में, तो उस दौरान मुझे एक एडवोकेट मुदस्सर इकबाल चौधरी साहब, जो आजकल मेरे सीनियर भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरी फैमिली की तरह हैं मेरे साथ, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तशद्दुद, हरासमेंट और लीगल इश्यूज़ पर उनको परेशानियाँ होती हैं। मैं एक वकील हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम माशाल्लाह पढ़ी लिखी हो, तुम LLB क्यों नहीं करती, तुम कानून की तरफ क्यों नहीं आती? उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और मैं जब बैगिंग करती थी तो मैं पुलिस वालों से और सोसाइटी के लोगों से बहुत डरती थी। उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो अंदर का डर है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा।
تو پھر ان کے کہنے پہ میں نے سندھ مسلم لا کالج میں ایڈمیشن کروایا. آج الحمدللہ میں ایک وکیل بن کر آپ لوگوں کے سامنے ہوں. انکریڈیبل. تو یہ جو بیگنگ کے دوران آپ کو یہ جب آتا تھا، اوبویسلی آپ نے اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے ہی بیگنگ کی، اور اس دوران جو آپ کو یہ آتا تھا کہ یہ سب ٹیمپریری ہے اور اس فیز میں سے میں نکل کے آگے مجھے کامیابی مل جائے گی، کیا یہ ذہن میں تھا؟ جب میں روڈ پر بیگنگ کرتی تھی تو میرے کمیونٹی کے لوگ مجھے بار بار یہ تانے دیتے تھے کہ تم پاگل ہو، ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے، تم کسی بھی مقام پر پہنچ نہیں سکتی، یہ تم اتنی فیسیں بھرتی ہو اور اتنے زیادہ ہمارے سے ادھار پیسے اٹھا کے اپنے کالجز میں دیتی ہو، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا فیوچر ہمارے ساتھ ہی ہے، تم بیگنگ ہی کرو گی. لیکن اس ٹائم میں مایوس ہو جاتی تھی، لیکن میں کہتی تھی نہیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی آسانیاں کرے گا، تو میں نے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھا. اچھا نشا دیکھیں، کیونکہ وہ جو بھی آپ نے خواجہ سرا کمیونٹی کے جو لوگ آپ سے بات کر رہے تھے، انہوں نے جو خود فیس کیے ہوتے تھے اور وہ خود کیونکہ اتنے دکھی ہوتے تھے تو آپ سے یہ بات کرتے تھے، لیکن ایک بار جب نشا بن گئی وکیل تو اس کے بعد آپ کی وہی خواجہ سرا کی جو کمیونٹی ہے، جو آپ کے فرینڈز ہوں گے، اب ان کو بھی ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے بھی نشا کی طرح کچھ کرنا ہے. دیکھیں، میں نے ایک ادارہ رجسٹر کروایا، ٹرانس پرائڈ سوسائٹی. میں اس کے پلیٹ فارم سے اپنی کمیونٹی کے لیگل ایشوز کو دیکھ رہی ہوں، ہیلتھ کو دیکھ رہی ہوں. میں اپنے ٹرانس کے ساتھ 24 گھنٹے جب وہ مجھے کہتے ہیں، میں پولیس اسٹیشنز جاتی ہوں، ان کی FIR لانچ کرواتی ہوں، اپلیکیشنز دیتی ہوں، میں قانون کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتی ہوں. میرے کمیونٹی کے لوگ اتنے خوش ہیں، مجھے لوگوں کے نام کا بھی نہیں پتہ ہوتا، علاقوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا. جب مجھے کال آتی ہے، نشا ہمیں پولیس اسٹیشن جانا ہے، ہمیں یہ پرابلم ہے، اور میں اتنی خوشی کے ساتھ جاتی ہوں. میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے. لوگوں کے مجھ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں. صحیح نشا، کیونکہ بڑی آلریڈی بہت ہراسمنٹ سے ہماری جو ٹرانسجینڈر سوسائٹی ہے ان کو بہت زیادہ ہراس کیا جاتا ہے. دس از ون آف دا مین ریزن کہ وہ بیچارے کہیں باعزت نوکری نہیں کر سکتے. سو اب جب آپ ایک ماشاء اللہ سے باعزت نوکری آپ کر بھی رہی ہیں، تو ابھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا رویہ آپ کی ٹورڈز تھوڑا بہت چینج ہوا ہو؟ دیکھیں کہ جب میں فرسٹ ڈے سٹی کورٹ کراچی جب گئی تھی تو میں اتنا زیادہ لائرز کا ہجوم دیکھ کر گھبرا گئی تھی. میں نے سمجھا میں کبھی بھی میرا خواب پورا نہیں ہوگا، میں پریکٹس نہیں کر سکوں گی. لیکن جب میں ایک وکیل بن کے سٹی کورٹ میں گئی وکالت کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے، تو جو میل لائرز ہیں اتنے اچھے ہیں کراچی کے، انہوں نے مجھے فیل نہیں ہونے دیا میں ایک ٹرانسجینڈر ہوں یا میں تھرڈ جینڈر ہوں. وہ مجھے اپریشیٹ کیا، میری جتنے بھی کیسز ہیں ان میں میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو میرے ٹیچر کا جو پورا ان کا گروپ ہے، انہوں نے مجھے ویلکم کیا، مجھے سپورٹ کرتے ہیں. میں سب جتنے بھی کراچی کے لائرز ہیں، میں سب کا تھینکس کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے پرموٹ کیا اور مجھے اپریشیٹ کیا. دیٹس انکریڈیبل. یہ تو چلے لائر کمیونٹی کے حوالے سے بات ہوگی جنہوں نے آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا، لیکن خود جب آپ اسٹڈی کر رہی تھی تو اس اسٹڈی میں کیا ہرڈلز آئے، ہم چاہیں گے کہ وہ شیئر کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آخر وکالت اتنی آسان ڈگری تو ہے نہیں. لیکن ہرڈلز آئے، مجھے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. اگر میں اپنا پریویس سوچتی ہوں تو مجھے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرا جو پریویس تھا اتنا برا گزرا ہے. مجھے پڑھائی کے لیے بہت زیادہ پرابلمس تھی، کیوں رینٹ دینا ہوتا تھا، کھانے پینے کا خرچہ، پھر اسٹڈی کا. جب میں کالجز میں جاتی تھی اسٹارٹنگ میں بچے دیکھ کے بہت کنفیوز ہو جاتے تھے، ایک تھرڈ جینڈر. کیوں ہماری سوسائٹی میں یہ رجحان نہیں ہے کہ خواجہ سرا بھی نارمل بچوں کے ساتھ کالجز یا یونیورسٹیز میں جائیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، جب میں فرسٹ ایئر میں سندھ مسلم لا کالج میں تھی، پہلے سال اسٹوڈنٹس نے میرے ساتھ بات چیت تک نہیں کی. لڑکیاں یا لڑکے مجھے دیکھتے ضرور تھے، لیکن میرے ساتھ کوئی کوسچن شیئر کرنا یا ایگزام کی کوئی اسٹڈی شیئر کرنا نہیں. جب سیکنڈ ایئر میں پرموٹ ہوئی، میری اچھی رزلٹ پرسنٹیج تھی، تو پھر سیکنڈ ایئر میں جا کے اسٹوڈنٹ کا جو بیہیویئر تھا اچھا ہوا میرے ساتھ. جب آپ فرسٹ ایئر میں تھی تو آپ میرے ایک اور شو میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اس وقت آپ کے اماں اتنے خوشی تھے، آپ راضی ہیں، خوش ہیں؟ دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنس لائف میں آتے رہتے ہیں، لیکن میں اپنے پیرنٹس سے بہت زیادہ خوش ہوں. انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا تو آج میں ایک وکیل بن گئی. یہ بڑی زبردست بات ہے. ایک خواتین و حضرات یہاں پہ ہم سب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب باخبر سویرا راؤنڈ 2 میں. لاہور والوں آپ کے تو ماشاءاللہ نعرے ہو گئے، مزے ہے جی. مطلب وہ کدھر ہے جناب ٹھوکر نیاز بیگ اور کدھر ہے جناب محمود بوٹی، اور وہاں سے وہاں تک 27 کلومیٹر کا فاصلہ اب آپ 45 منٹ میں ٹرائی. پہلے بھی تو جو چل رہی ہے میٹرو، اس سے بھی تو گجو متے سے لے کے کہاں تک وہ جاتی ہے اور لوگوں کی، اور وہ کبھی آپ کو خالی نہیں ملے گی. وہ تمام تو لوگ جو کہ لاہور میں رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ شفاعت ایک کلاس کو بہت زیادہ، مطلب لوگوں کو اس سے بہترین فائدہ ہوا ہے. ایگزیکٹلی جی. خاص طور پہ محمود بوٹی جہاں پہ بہت سارے کارخانے ہیں، سریے کے کارخانے ہیں، لیبر کلاس وہاں پہ ہے، ان لوگوں کو بڑی سہولت مل سکتی ہے. خود لاہور کے میں جو کمیوٹ کے لیے خاص طور پہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں
ان کے لیے بھی بڑا فائدہ ہے, کیونکہ تقریباً کافی میرے خیال میں ہر جو ہے گنجان آباد علاقے میں سے یہ ٹرین گزر رہی ہے, سو ڈیفینیٹلی ون ون سچویشن. بالکل, لیکن جب جو 40 روپے کی, اب دیکھیں اب جو دہاڑی دار بندہ, یہ نہیں مجھے معلوم کہ کیا وہ 40 روپے جانا 40 روپے آنا افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ آدمی ویگن میں بیٹھ کے اگر وہ جائے تو اس کو تو کم سے کم 60-65 روپے کی یا 70 روپے کی ویگن پڑتی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی سہولت ہے دہاڑی دار طبقے کے لیے. اس کے علاوہ کراچی والوں آپ کے لیے بھی ہمارے پاس ایک خبر ہے, اور وہ یہ کہ جیسے ایک خواب شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. ہاں چلو شیئر کرتے ہیں, یہ سسپینس ہے, کیا ہونے والا ہے جناب, یہ سب کچھ شیئر کریں گے, مگر پہلے کیا کریں گے مدیہ, ٹاپ اسٹوریز کی جانب چلیں گے. سب سے پہلے ایک اہم خبر شیئر کرتے چلیں. وزیر اعظم عمران خان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا پہلا علم کا شہر بنانے کا خواب ہے. وزیر اعظم عمران خان نے علم کے شہر کے ماسٹر پلان کی اینیمیٹڈ ویڈیو بھی جاری کر دی ہے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا پہلا علم کا شہر بنانے کا خواب ہے, جس میں وزیر اعظم عمران خان نے علم کے شہر کے ماسٹر پلان کی جو اینیمیٹڈ ویڈیو ہے وہ بھی جاری کر دی ہے. جناب اب ذرا بات کرتے ہیں کنسٹرکشن کے شعبے کے حوالے سے. ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بڑی گرو کر رہی ہے, ساری پراپرٹیز کی قیمتیں اپریشیٹ کر رہی ہیں, اور اب اس حوالے سے ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس ریئل اسٹیٹ کو انڈسٹری کا درجہ دینے کے لیے اب ایک ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے. اور اتھارٹی کے قیام سے تعمیرات کی انڈسٹری کو ترقی بھی ملی, اور اس سے پہلے بھی وزیر اعظم نے تعمیراتی شعبے کے لیے بڑے مراعاتی پیکج کا اعلان کیا تھا. سرمایہ کاری کرنے والے افراد کو اس سال ذریعہ آمدنی ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور نہ ہی ان سے ذریعہ آمدن سے متعلق کوئی سوال کیا جائے گا. تعمیراتی شعبے میں فکس ٹیکس کا نفاذ کیا گیا ہے, جو کہ سرمایہ کاروں کا بڑا مطالبہ تھا, اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی علی اوان صاحب. انہیں شامل گفتگو کریں گے. علی اوان صاحب بہت شکریہ ہمیں اس حوالے سے جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ریگولیٹری اتھارٹی جس کی بات کی جا رہی ہے کب تک اس کا قیام عمل میں آ جائے گا؟ جی ہو چکا ہے, پہلے سینٹ سے اس کا بل پاس ہوا تھا, اور لاسٹ ٹیوزڈے قومی اسمبلی سے بھی اس کا بل پاس ہو گیا. ریئل اسٹیٹ ریگولیشن اتھارٹی ہے, اور جو آپ اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے, یہ جتنے بھی ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ جو بھی کام کرتے ہیں ان کو اس پہ رجسٹر ہونا پڑے گا. ایک آپ کا ڈیٹا بیس اس کے اوپر بنے گا, سارا ریگولیٹڈ ہوگی. یہ پہلے جو بالکل ان ریگولیٹڈ تھی, آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ صرف بزنس کنسٹرکشن کو بزنس ڈیل کیا جاتا تھا. پرائم منسٹر کے ویژن کے تھرو ہم نے اس کو انڈسٹری قرار دے دیا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو پراپرٹی ڈیلر حضرات ہیں ان کی انکم کے حوالے سے تو جو اس کو سٹریم لائن میں لانا, اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا, اس کو کتنی مدد ملے گی, اور کیا والیوم ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, قومی خزانے کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے؟ سر دیکھیں اس کے دو امپیکٹس ہیں کہ پہلے آپ جب کسی چیز کو ریگولیٹری اتھارٹی کے نیچے آ جاتے ہیں تو پالیسی ساز ادارہ بن جاتا ہے. پہلے پاکستان میں اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں تھی, شتر بے مہار کام ہو رہا تھا, اور کوئی چیز ڈاکومنٹڈ نہیں تھی. اب ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہوگی. اس کا پیچھے یہ نہیں ہے کہ قومی خزانے کو کتنا اس میں نقصان یا فائدہ ہوگا. اصل یہ چیز ہے کہ آپ ایز ٹو ڈو بزنس آپ نے سنا ہوگا 28 پوائنٹ اوپر گئے. اسی طرح ان لیجسلیشنز کے تھرو آپ لوگوں کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو ایک چیز کے نیچے, ایک ایمبٹ کے نیچے لے کے آ رہے ہیں, جو پہلے سسٹم کے نیچے لے کر آ رہے ہیں. اچھا علی صاحب, ریگولرائز ہو جائے گا, ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی, بہت زبردست پروسیس ہو جائے گا. اوور آل تعمیراتی شعبے کو کتنا اس سے فائدہ پہنچے گا, اور ہماری ملک کی اکانومی کو کتنا بوسٹ ملے گا اس سے؟ دیکھیں اکانومی, آپ صرف یہ چیز چیک کریں کہ سی ڈی اے کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, ود ان 3 منتھس ہم نے 2 آکشنز کیے ہیں, اور وہ 57 بلین روپیز کی گئے, 57 بلین روپیز. تو یہ آپ اس سے چیک کریں کہ کنسٹرکشن بزنس کس طرح بوم پہ ہے, ریئل اسٹیٹ کس طرح بوم پہ ہے. Everybody want to invest in Pakistan now, especially in Karachi, Lahore, Islamabad, جو بڑے شہر ہیں. جیسے آپ نے اس دن آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں کے اوپر سے وہ ایڈ ہی ختم ہو گئے ہوئے تھے جب آتے تھے کہ پلیز گھر خرید لیں, ہم یہاں سوسائٹی لانچ کر رہے ہیں, ہم یہاں کام کر رہے ہیں. اب ڈیلی بیسس پہ آپ نیوز پیپرز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح لوگ اس کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور اس کو بزنس کی طرح, اس کو ایک انڈسٹری کی طرح پاکستان میں بوم مل رہا ہے.
That's incredible. अच्छा अलीवान साहब ये भी बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि प्रॉपर्टी के बिजनेस से रिलेटेड हैं, रियल एस्टेट के कारोबार से रिलेटेड हैं, उनकी कोई कंपनीज नहीं है, वो बतौर सोल प्रोप्राइटरशिप काम नहीं करते, वो एक ऑफिस खोलते हैं और उस ऑफिस के बाद उसकी वो एज ए बिजनेस उसको चलाते हैं। क्या इसके बाद जो रियल एस्टेट ओनर्स हैं उनको खुद को सोल प्रोप्राइटरशिप या किसी कंपनी के तहत लाना पड़ेगा ताकि वो अथॉरिटी में रजिस्टर हो सके? ये देखिए ना, आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए आपको ये जरूरी नहीं कि आपने कोई कंपनी को, ऑलरेडी आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप पे काम कर रहे हैं, बट यू हैव टू रजिस्टर विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो रीरा है, ये जो रेगुलेशन अथॉरिटी, इसके नीचे एक अथॉरिटी बनेगी, उस अथॉरिटी के पास सारे जो रियल एस्टेट, जो भी रियल एस्टेट का बड़ा या छोटा काम करते हैं, उनको उसके पास आके रजिस्टर होना पड़ेगा, ताकि आपकी जो भी चीजें हैं। हेलो जी 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 सर, हम सुन सकते हैं आपको, अलीवान साहब सुन सकते हैं आपकी आवाज आ रही है? जी जी जी, हम सुन सकते हैं आपको। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी के जिस तरह लेट्स सपोज एक बंदा है वो सोल प्रोप्राइटर है, एक बंदा है वो कंपनी रन कर रहा है, तो इसमें कोई ममानियत नहीं है कि सोल प्रोप्राइटर जाके वहां रजिस्टर नहीं हो सकता। इसमें ये चीज है, पर जो भी बिजनेस कर रहा है उसको वहां के रजिस्टर होना पड़ेगा। पहले आपके सामने बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाया करते थे, क्योंकि आपने आके बंदे ने बिजनेस खोला, काम किया और गायब हो गए, लोगों के पैसे पकड़े और गायब हो गए। अब इस तरह की चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर इस इंडस्ट्री से रिलेटेड और क्या क्या सहूलतें चाहिए होंगी लोगों को, रियल एस्टेट जो काम करते हैं उनको क्या क्या गवर्नमेंट से मराद चाहिए होंगी, वो एक चीज प्रॉपर्ली आपकी एक एम्बेड के नीचे आके एक फोरम बन जाएगा, जहां वो आके बात भी कर सकेंगे, अपनी बात करवा भी सकते हैं। इनक्रेडिबल। अब अलीवान साहब, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता छेड़ा है फ्रॉड्स के हवाले से। बड़े प्रॉपर्टी डीलर ऐसे होते हैं जो कि टाइटल डीड देते ही नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जो कि एक ट्रांसफर लेटर दे देती हैं, लेकिन वो टाइटल डीड या वो रजिस्ट्री नहीं देती मकान की। क्या इस हवाले से क्या वो भी नुकसान किए जाएंगे इसमें? जी जी बिल्कुल, आप मेरी बात को बिल्कुल पहुंच गए। ये बेसिकली यही चीज है कि आपने देखें, एक आम इन्वेस्टर है, मैं सिविल सर्वेंट हूँ, मैं रिटायर होता हूँ, मैं एक बंदे के पास जाता हूँ जो वो कहीं रजिस्टर ही नहीं है, और उसके पास मैं जाके अपने कोई प्लॉट लेता हूँ या उसके और कोई मसला हो जाता है, वो बंदा आगे पीछे हो जाता है। किसी के पास कुछ चीज रिकॉर्ड ही नहीं होती, किसी को पता ही नहीं होता वो कहाँ था, कहाँ चला गया। ये सारी चीजें एक एम्बिट के नीचे आगे रेगुलेट होंगी, और इसके ऊपर मतलब लेट्स वो, और दूसरी तरफ देखें, जो मैं अगर लेट्स वो मैं काम करता हूँ और मुझे बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, मैं गवर्नमेंट के किसी फोरम पे जाके बात करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये चीजें मसाइल में अपने फेस कर रहा हूँ, इसको कहीं ना कहीं जाके गवर्नमेंट को एड्रेस करना है, तो वो फोरम भी उनको मुहैया किया जा रहा है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अलीवान साहब हमारे साथ मौजूद थे खसूसी, और वो बता रहे थे कि इस अथॉरिटी के जरिए जो अब एक नई अथॉरिटी कायम की जा रही है रियल एस्टेट डेवलपमेंट के, रियल एस्टेट ट्रेडिंग के हवाले से, उसके अंडर जो लोग आएंगे उन्हें इसके एसओपीज भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो मार्केट में एक बड़ा और सिक्योरिटी भी मिलेगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आएगी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो बड़ा डर है कि जी फ्रॉड हो जाएगा, कोई पैसे लेके भाग जाएगा, कोई कागज दबा लेगा, ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके पास जो पंचायती ज़मीनें होती हैं, उन बेचारों की तो वो वाकई सुख का सांस लेंगे, क्योंकि एक ज़मीन पे तीन चार क्लेम निकल आते हैं। एक ही ज़मीन दो लोगों को फरोख्त हो जाती है, और वो चलती रहते हैं, वो जो मामला आते हैं वो अदालत में चलते रहते हैं। एग्जैक्टली। खैर जी, जरा आगे बढ़ते हैं। पंजाब गेम्स की बहाली पीटीआई हुकूमत का नुमाया कारनामा है। साथ में उनका कहना है कि कबड्डी और दीगर रवायती खेलों को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर खेल और अमूर नौजवान राय तैमूर से मुलाकात में उनका कहना था कि पंजाब में खेलों की फ़रोग़ के लिए स्पोर्ट्स स्कूल और डिविजनल हेड क्वार्टर्स में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ख़वातीन के लिए डिविजनल हेड क्वार्टर्स में मखसूस जिम्नेजियम भी बनाए जाएंगे। और आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब गेम्स की बहाली पीटीआई हुकूमत का नुमाया कारनामा है। कबड्डी और दीगर रवायती खेलों को फ़रोग़ दिया जाएगा। साथ में वज़ीर खेल राय तैमूर से उनकी मुलाकात भी हुई, जिसमें उनका कहना था कि पंजाब में खेलों के फ़रोग़ के लिए स्पोर्ट्स स्कूल और डिविजनल हेड क्वार्टर्स में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। तो जनाब, अब आपको ज़रा लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान, ज़रा मौसम का हाल भी बताते चले वहाँ का, जहाँ मौसम बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। और चूँकि सर्दियों की आमद है, एकदम से बर्फ़ पड़ गई वहाँ पे, तो कुछ चोटियों पे तो ख़ास तौर पे बर्फ़ जो है वो ज़्यादा पड़ गई है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मसूद अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। जी मसूद।
जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का जो मौसम है वो तेज़ी से तब्दील हो रहा है, सर्दियों का दौर दौरा है। यहाँ पर गिलगित शहर में भी जो है सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर सुबह और शाम के औकात में ख़ुसूसन जो है शदीद सर्दी पड़ती है और कोट बनियान वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक यहाँ के बालाई इलाकों की बात की जाए तो बालाई इलाकों जैसे खुंजराब टाप, बुरजिल टाप और अस्तोर के जो बालाई मुकामात हैं, बाबूसर टाप वगैरह जो दियामर में हैं, यहाँ पर बर्फ़बारी हो चुकी है और सर्दी की शिद्दत में ख़ासा इजाफा हो चुका है। हमारे पास यहाँ पर एक फुटेज भी मौसूल हुई है गुज़िश्ता रोज़ की, एक गैर मुतवक्को बर्फ़बारी जो है दुल्हे मियाँ के वो शादी के मौके पर हुई और इसमें वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और उसके साथी भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो बालाई इलाकों की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर बर्फ़बारी के बाद मौसम जो है ख़ासा सर्द हो चुका है, जबकि शहरी इलाकों में जो है फ़िलहाल बर्फ़बारी नहीं हुई लेकिन सर्दी की शिद्दत में ख़ासा इजाफा हो चुका है। वाज़ेह है कि शहरी इलाकों में जो ये सर्दी का दौरानिया है ये तकरीबन फरवरी के आखिर तक जारी रहेगा, जबकि बालाई इलाके जो हैं वहाँ पर सर्दियाँ जो होती हैं मज़ीद तवील होती हैं, कई महीने मज़ीद वो सर्दियों का मौसम होता है। जी, ये है जनाब ऊपर बालाई इलाकों की सूरत हाल जहाँ पे बर्फ़ पड़ गई है और अभी इलेक्शंस भी यहाँ पर होने वाले हैं। जी, तो जब बर्फ़ पड़ जाती है तो फिर मैदानी इलाकों वालों आप लोग भी तैयार हो जाए, क्योंकि रात को जब हवा चलेगी ना, ओए होए होए। वैसे शफात, कराची में हमेशा बात की जाती थी, जब मैं नई कराची आई थी वो कहते थे भाई कराची में अक्टूबर बहुत बुरी गर्मी पड़ती है, और सही भी कहते थे। लेकिन इस साल आपने देखा है अक्टूबर कितना प्लेजेंट है। इस साल या हीट वेव भी बड़ी मॉडरेट रही है और अक्टूबर में अभी भी शाम में जो है वो जो है थोड़ी सी खुनकी बढ़नी शुरू हो गई है। फ़िलहाल हम आपको ज़रा जो है ना शुमाली इलाका जात की ज़रा बात कर रहे थे और अब पंजाब के जो शुमाली मैदानी इलाके हैं वो भी ज़रा तैयार हो जाए, बर्फ़ उधर भी आएगी, हो सकता है ठंडी हवाएं भी आए। बहुत कुछ मज़ीद भी आपके साथ शेयर करने के लिए, मगर एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और वो तमाम तर लोग जो कि कह रहे हैं कि भाई आजकल तो बिल्कुल एंटरटेनमेंट ख़त्म हो चुकी हुई है, सिनेमाज जो हैं वहाँ भी बंद पड़े हैं क्योंकि वहाँ पे कोई नई फिल्म भी नहीं आ रही। तो अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, वो ये कि वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बहुत जल्द मुल्क में नेटफ्लिक्स का पाकिस्तानी वर्जन सर्विस जो है वो शुरू करने का ऐलान कर दिया। जी जनाब, OTT प्लेटफॉर्म्स जो कि पड़ोसी मुल्क में भी डेवलप हो चुके हैं, इंटरनेशनली भी डेवलप हो चुके हैं। पाकिस्तान जहां पे ड्रामा इंडस्ट्री पूरी दुनिया में अप्रिशिएट की जाती है, उस मुल्क का अपना कोई OTT प्लेटफॉर्म ही नहीं है। ये जनाब दौरे जदीद की ज़रूरत है और इस हवाले से वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा खुशाइंदा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान का एक OTT प्लेटफॉर्म बहुत जल्द जो है वो सामने आने वाला है। इसी हवाले से हमारे साथ बजाते खुद फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। फवाद साहब पहले तो ये बताइएगा, OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप जाना आपको लगता है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री, पाकिस्तानी जो कल्चरल इस वक्त कंटिजेंसीज हैं वो इसके लिए तैयार हैं? देखिए, पहली बात तो यह है शफात के पाकिस्तान 1967 में 1968 में दुनिया का तीसरा बड़ा फिल्म मैन्युफैक्चरर था और सिनेमा स्क्रीन्स जो थी वो पाकिस्तान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा पाकिस्तान फिल्म की दुनिया का एक ताकत थी। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हमने एक मुसलसल डिक्लाइन देखा है और अब आके तो बिल्कुल ही जब हमारे यहाँ 2005 में हमारी टोटल 24 स्क्रीन्स रह गई। अब फिर दोबारा थोड़ा सिनेमा रिवाइव हुआ और तकरीबन 200 के करीब सिनेमा स्क्रीन्स हमारी आई हैं, लेकिन अब सिनेमा में ये कोविड की वजह से फिर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इसका बराह रास्त असर जो है वो हमारे कंटेंट मेकर्स पे हुआ है, हमारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, ड्रामा लिखने वाले, डायरेक्टर्स, ये सारे लोग जो हैं उनको उसकी पिंच जो है वो फील हुई है। दूसरी तरफ हमारा, जैसा कि आपने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है अब ओवर द टॉप या OTT जो है एक्चुअली उसने DTH और बाकी सारी टेक्नोलॉजीज को टेक ओवर कर लिया है। लिहाजा अब इसके दो पार्ट्स है, ये इसका एक तो टेक्नोलॉजी पार्ट है और एक इसका कंटेंट पार्ट है। हमने जो किया है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें दो इश्यूज हैं। एक तो जो कंप्रेशन होता है, जैसे आपने देखा कि अगर आप नेटफ्लिक्स चला रहे हो तो कई दफ़ा अगर इंटरनेट स्लो भी हो तो वो कभी वो ड्रामा या जो चल रहा हो वो उसमें बंद नहीं हो जाएगा या अड़ नहीं जाएगा। लेकिन जो अगर आप YouTube या दूसरी ऐप्स ले रहे हैं वो आपको स्लो नेट के ऊपर रुक जाती है। उसकी वजह क्या है कि नेटफ्लिक्स ने बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्रेशन टेक्नोलॉजी बनाई है, यानी वो डाटा को बड़ा कंप्रेस कर लेते हैं और फिर चलाते हैं। हमने एक तो उसको हमने उन्हीं लाइंस के ऊपर उसको सॉल्व किया है। दूसरा ये कि हमारे कंटेंट मेकर के लिए जो इंटरनेशनल सर्वर्स हैं वो बड़े महंगे हैं और वो उनमें अपना डाटा नहीं रख सकते, लिहाजा हम
लोकल सर्वर्स की फैसिलिटी देंगे ताकि उनको महंगा ना पड़े और वो यहाँ ये आपने चौधरी साहब बड़ी ज़बरदस्त बात की, लेकिन जैसे भी आपने पहले बात की ना कंटेंट के हवाले से, तो पहले पाकिस्तान के अगर आप थिएटर का भी कंटेंट देख लें, आप ड्रामास का कंटेंट देख लें, आप फिल्म का कंटेंट देख लें, ये तीनों कंटेंट इतने जानदार और तगड़े कंटेंट होते थे कि हमसाय ममालिक की जितनी भी चीज़ें चाहे वो थिएटर करे, फिल्म करे, ड्रामा करे, उन्होंने हमें कॉपी किया है। लेकिन अब समहाउ कुछ क्वांटिटी के चक्कर में हमारी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी नीचे गिर गई है, और स्पेसिफिकली अगर जहाँ क्वालिटी अच्छी हो वहाँ पे बैन लग जाता है। तो इस हवाले से क्या किया जाएगा? देखिए क्वालिटी में से भी ज्यादा जो है ना, देखिए ये चीजें आती हैं पैसे से। अगर पैसा कितना है एक बिजनेस में उतनी क्वालिटी ऊपर हो जाएगी, जितना बिकेगा उतना उसकी क्वालिटी ऊपर होती जाएगी। अभी भी जब मेरा ये मैं इंफॉर्मेशन में था तो मैंने तो बहुत कंटेंट के ऊपर और काम किया था कि कैसे हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर ले जा सकें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे उसमें ला सकें। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर पाकिस्तान में हम ये सेंसरशिप्स के चक्कर में रहे और हमने इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक अपने ही बना लिए जिसमें दुनिया, फिर उसका नुकसान ये होगा और जो हो रहा है कि इवन पाकिस्तानी कंपनीज बाहर जाके सिंगापुर में, दुबई में लोग कंपनियां बनाएंगे, वहां से वो ड्रामे और फिल्में बनाएंगे और जो बेचेंगे, उसका पाकिस्तान को जो रेवेन्यू आना चाहिए। अभी भी देखें ना, ये जो हमारा इस वक्त ये जो OTTs इंटरनेशनल चल रहे हैं, अमेजन है, नेटफ्लिक्स वगैरह है, इसका क्या इशू है कि हमारे रेवेन्यू में तो 1 रुपया नहीं आता। और अगर हमने इन कंपनीज को बैनिस्तान बने रहे और इन कंपनीज को हमने डिस्करेज करते रहे तो फिर उसका नुकसान सिर्फ ये होगा कि हमारी अपने लोग जो हैं उनको बाहर कंपनियां बनानी पड़ेंगी और पाकिस्तान एक बहुत बड़े सेक्टर का जो टैक्स रेवेन्यू है अभी भी तकरीबन $20 बिलियन पे चला गया है और ये 20% पे हर साल OTT का बिजनेस बढ़ रहा है। अब 20% पे जो बिजनेस बढ़ रहा है और आप उससे लाताल्लुक हो जाएंगे तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। डेफिनेटली ये बड़ी क्रिटिकल बात है। लेकिन फवाद साहब एक और बड़ा अहम मामला है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का कंटेंट है वो मास मीडिया के लिए डिज़ाइन हो रहा है। मास मीडिया के लिए जब कंटेंट बनता है तो उसमें अवामी मामलात को बड़ा मद्देनज़र रखा जाता है। OTT प्लेटफॉर्म्स के हवाले से एक बिल्कुल नई अप्रोच की ज़रूरत है प्रोडक्शन की। क्या आपकी ऐसे लोगों से बातचीत हुई है जो आपको लगता है कि इन प्लेटफॉर्म्स में आने के लिए, रिस्क लेने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए राजी हैं? देखिए पाकिस्तान के अंदर लोग तो बहुत ज़बरदस्त पड़े हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग पड़े हैं। मैंने अभी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से शुभदीप फराज साहब से भी मैं यही बात कर रहा था कि आप पैमरा को ज़रा बताइए कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अगर वो गाइडलाइंस बनाए, पाकिस्तानी जो हमारे लोकल ये आम मीडिया का जो हमने बनाया है उससे उसको अलग करे, और अगर उसको हमने मिक्स कर दिया तो फिर जाहिर है कंटेंट क्वालिटी गिर जाएगी और उसका तो फायदा नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद यही है। फिर इसमें देखिए इंटरनेशनल कंटेंट भी हमें लाना है। उस मिसाल के तौर के ऊपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में तो इतना काम नहीं है, जाहिर है हमें इंटरनेशनली लेना पड़ेगा। अब ये तो जो प्राइवेट, क्योंकि ये गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट तो नहीं है, हम तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को एनेबल करेंगे कि वो लॉन्च करे। तो अब ये प्राइवेट सेक्टर की अपने इंटरेस्ट होंगे, वो देखते हैं वो कैसे उसको और बेहतर करते हैं। और सो आई होप सो कि पाकिस्तानी जो अपना टैलेंट है उसको काफी फायदा और लग रहा है लोग भी थोड़ा बहुत अपना दिमाग खोलें। लेकिन फवाद प्लीज जाते जाते जरूर बताइएगा कि जो हमारे जो टेलीविजन पे जो सेंसरशिप्स है और जो OTT के प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें बनेगी, तो क्या उनकी सेंसरशिप पॉलिसी आपको लगता है कि सेम होनी चाहिए, यहाँ पे एटलीस्ट इन प्लेटफॉर्म पे आज़ादी होनी चाहिए कंटेंट के हवाले से? देखिए कंटेंट में ना, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से इंटरनेट इंटरनेशनलाइज होता जा रहा है, आप जो गूगल के अगले प्रोजेक्ट्स हैं वो सैटेलाइट से इंटरनेट देना है। गवर्नमेंट की जो एक होल्ड है ना नेट के ऊपर, वो वैसे ही आखिरी 3, 4, 5 साल है। आप एक ऐसे मामले में अपना वक्त ज़ाया करना चाहते हैं जिसका कोई एंड नहीं है, तो आपकी अपनी मर्जी है। टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों को बहुत एनेबल करती है, उनको आप उनकी मर्जी के खिलाफ सेंसरशिप नहीं कर सकते। अगर आपने अपने ये इसके ऊपर अगर आप सवाए इसके कि आप अपने आप को ही जो है वो हर्ट करेंगे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर आप अपना जो कंटेंट के ऊपर सेंसरशिप जो है वो ज्यादा रखेंगे और आप इंटरनेशनली मार्केट से आउट इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर सकेंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे, इररेलेवेंट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। पते की बात कर रहे थे, हम बैनिस्तान नहीं बना सकते इस मुल्क को। यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करते चले चिन्योट से, जहाँ GC यूनिवर्सिटी की तालबा से 4 अफराद की मुबैना ज्यादती का वाकया सामने आया है। और पुलिस का इस हवाले से कहना है कि मुल्जिमान ज्यादती के दौरान वीडियो भी बनाते रहे। क्लास फेलो शाहिद ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके साथ ही
फरार हो गए। आपको एक बार फिर से बताते चले, नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया चिन्यूट में, जहां में जीसी यूनिवर्सिटी की तालिबा से 4 अफराद की मुबैना तौर पर ज़्यादती, जिसमें पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान ज़्यादती के दौरान लड़की की वीडियो भी बनाते रहे हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कराची वालों के लिए हम शफात जैसे बात भी कर रहे थे कि अच्छी खबर हमारे पास है, कुछ अच्छे ख्वाब और अच्छी उम्मीदों की बात करें तो एक बार आपको याद है ना, शफात ने एक पैकेज भी बनाया था ट्राम पे, वो आज हम आपको दोबारा दिखाएंगे। लेकिन अब वो ट्राम शफात, मैं भी और बाकी भी कराची की आवाम चलते हुए देखेंगे, वो भी जो कराची स्ट्रीट लाइब्रेरी वहाँ से लेके टावर तक 9 किलोमीटर लंबी वाया PIDC। और ये बड़ा अच्छा एक टूर तो बन सकता है, लेकिन ये रूट जिसके हवाले से बात की गई है, ये रूट बड़ा अहम है। एक तो ये कि कराची डाउनटाउन में से गुजरता है, और ये डिवीज़न अब से कुछ अर्सा पहले कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब ही जब थे तो उन्होंने ये तफरीक की थी, और ये उस तमाम इलाकों में से गुजरता है जो कि बिजनेस हब है। पुराना ही रूट है ना शफात। एग्जैक्टली जी। और इस बड़े-बड़े हवाले से होटल्स आ जाएंगे। एग्जैक्टली जी। इस हवाले से कुछ अर्सा पहले हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की थी, उसमें भी हमने कोशिश की थी कि हम ज़रा जो कराची के जो पुराना रूट था ज़रा उसको डिस्कवर करें। शफात, अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कराची में जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, हम देखें व्हीकल्स जो हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसका एक अच्छा और बेहतरीन सोल्यूशन ये हो सकता है कि मैस ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम किया जाए। जैसे लाहौर में ऑरेंज लाइन लाहौर एंड कराची, कि कराची में एक आदमी के लिए एक सवारी का कॉन्सेप्ट है। हर एक आदमी एक बाइक पे या एक गाड़ी में सड़क पर आता है, जबकि किसी भी दूसरे बड़े मेट्रोपॉलिटन में ऐसा नहीं होता। पूल सिस्टम भी होता है वहाँ पे, तो दिल्ली में देख लें, वहाँ पे पूल सिस्टम एग्जैक्टली जनाब। और इसी वजह से चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो BRT हो, वो कोई भी ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए ट्रैफिक का दबाव सड़कों पे से हटा के ऑल्टरनेट डेज भी तो होते हैं, ऑल्टरनेट डेज में भी तो लोग अपनी गाड़ी वाले निकालते हैं, तो ये ऐसा होना चाहिए। कराची में हमने ऑलरेडी देखा है कि जो बसेस हैं वहाँ का, वो बसेस की हालत ज़ार कैसी है। तो जनाब अब हम आपको दिखाते हैं जो पहले ट्राम कराची में चला करती थी, जिस पे शफात ने पैकेज भी बनाया था, वो कैसी थी। हेलो भाई। एक इंसान इसलिए दफ्तर वक्त पे पहुंचना है, उसके पास कराची में मास ट्रांजिट के लिए क्या ऑप्शन है? बसें, KCR, सर्कुलर रेलवे, लोकल रेलवे, अंडरग्राउंड नहीं जनाब, उसके पास है बेहतरीन सवारी। कराची में पहली दफ़ा 1936 वगैरह में या उसके कुर्बो जवार में ट्राम का सिस्टम शुरू हुआ। इब्तिदाई तौर पर वो चली है बोल्टन मार्केट से इम्प्रेस मार्केट के करीब। एक वो किमाड़ी से चलती थी, बिल्कुल बंदरगाह से, पोर्ट से, और वो जाती थी बोल्टन मार्केट तक। बोल्टन मार्केट से जो शुरू होती थी उसमें से एक जाती थी चाकीवाड़ा लियारी की तरफ, जो कि ये पुराना इलाका था, ली मार्केट के करीब उसका आखिरी स्टेशन था। एक जो है वो जाती थी सदर से अपना सोल्जर बाज़ार के, जो अब भी मार्केट है, उस मार्केट के सामने ख़त्म होती थी। फिर जो सदर से एक और चलती थी जो कैंट स्टेशन की तरफ जाती थी। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हुआ हूँ ये बोल्टन मार्केट है, और यहाँ पे ट्राम का मेन स्टेशन होता था। होता क्या था कि यहाँ से एक ट्राम जाती थी किमाड़ी की तरफ, एक जाती थी लियारी की तरफ, और एक जाती थी सीधा MA जिना की तरफ, जहाँ वो सदर के सर्किट से मिलती थी। कब से सफ़र कर रहे हैं आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल में कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत इंप्रूव हुई है, बेहतर हुई है, वैसी की वैसी? नहीं, मजीद जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। सहूलतें तो बहुत सारी है, लेकिन वो ऐसे ही हो जाती है। ग्रीन बस के हवाले से एक सिस्टम बना था आज से 10 साल पहले, वो भी नज़र नहीं आई। कराची में कोई तब्दीली नहीं है और बदतर हो गया। थोड़ी बड़ी बस होनी चाहिए। तो जनाब सुना आपने कराची में बसों में सफ़र करने वाले अफराद को, जिनका कहना है कि वो इन बसों में भेड़ बकरियों की तरह सफ़र करते हैं। उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि बसें छोटी हैं, तंग हैं, बसों को कोई टाइम नहीं है, कौन सी बस किस वक्त आ रही है कुछ मालूम नहीं है। 93 में जब नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत गाड़ियाँ और दी, टैक्सियाँ दी, कारें दी, बड़ी बसें दी, और ये गाड़ियाँ मज़दा भी आईं। इनको बग़ैर तो इस तरह लाया गया कि जी सीट बाई सीट चलेंगी, एयर कंडीशन होंगी, लेकिन वो चूँकि किराया कराची इंतज़ामिया ने या हुकूमत ने नहीं दिया, फिर वो ओवरलोड चलती रही। कराची में छतों का सफ़र छैया से कम नहीं होता। हमारे साथ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। ये छतों पे क्यों करते हैं सफ़र लोग? मजबूरी से कर रहे हैं, और क्या? मजबूरी से कर रहे हैं।
खुशी से कोई नहीं कर रहे थे छतों के ऊपर सफर, गिरने का खतरा है, हम तो उतर भी नहीं सकते, फिर उतरने में मुश्किलात होता है। लेकिन मजबूरी है, मजबूरी की वजह से अंदर जगह नहीं होता है। किराया तो वही पूरा पूरा लेते हैं, किराए में कोई कमी नहीं है। असल में बात ऐसा है कि ये लोग जो है ना अंदर इतना वो करते हैं ना, जैसा बंदा समझता है वो अल्लाह से जो है ना अंदर घुसेड़ देते हैं। अच्छा हाँ हाँ, तो इसलिए बकरियों की तरह अंदर घुसा देते हैं। हाँ, बस वो अंदर जो है ना बिल्कुल बंदे का सांस बंद हो जाता है। सही है, तो इसलिए लोग ऊपर चढ़ू पे चढ़ते हैं, छत पे चढ़ते हैं। हम उसमें सफर कर रहे थे पंजाब मेट्रो में। हाँ, बस 20 रुपया उसको दे, वो पूरा मुल्तान में तेरे को घुमाएगा। ये लोग बसों की छत पे क्यों सफर करते हैं? ये बसों का छत पे इसलिए सब नीचे गर्मी है, अगर 10 बंदे चढ़ जाते तो सारा 2010 तक हमारे पास 5000 बसें थी, 20,000 जो है मिनी बसें और कोचेस थी। जितने अगर मिनी बसें ले लें 10,000 कोचेस ले लें, इस तरह का था। अब इस वक्त कराची में तकरीबन जनाब कोई 1,500 के करीब या 2,000 के करीब 2,000 के करीब 1,500 के करीब बसें चल रही हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट की मिला के, बल्कि 1,500 से ज़्यादा नहीं है। चूँकि मुनाफे का कारोबार नहीं था, बज़ाहिर ये बड़ा अट्रैक्ट करता है ये कारोबार, लेकिन इसके अंदर ये सूरत हाल है कि अभी आप 1 करोड़ की गाड़ी लें तो 5 साल के बाद वो 50 लाख की होगी। मैं समझता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट तनज़्ज़ुली का शिकार हुई है। 2010 में भी हमारा जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, और आज भी आइडियल सिचुएशन नहीं है। और मैं बड़ा बरमला इस बात को एडमिट। ये बहुत बड़ा सवाल निशान है, और साथ में आयरनी ये भी है कि दुनिया जहान में जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो कदीम से जदीद तर होता जा रहा है, और हमारा सिस्टम जदीद से कदीम तर। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और वो खुशखबरी जिसकी आज हम प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बात कर रहे थे, वो खुशखबरी है लाहौर के लोगों के लिए। और जैसे ऑरेंज लाइन के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया, शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में इसका इफ्तिताह किया गया, और फाइनली जो पाया तकमील में पहुंचा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में जो कि पंजाब में है उसे पहुंचा, और इसकी कल एक दिन पहले इनाग्रेशन भी होगी है। तो इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब जाज़ेब खिची साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। जाज़ेब साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। जाज़ेब साहब ये बताइएगा कि ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह तो कर दिया गया है, अब आगे क्या कुछ मनसूबाबंदी की जा रही है कि जिस तरीके से इफ्तिताह किया है ये बसें वैसी ही रहें, ये ट्रेन वैसी ही रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपके इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है इस वक्त रवां दवां है। लाहौर के शहरी उसके ऊपर सफ़र कर रहे हैं, बड़ी खुशी महसूस हो रही है मुझे भी, और हमारी पूरी उम्मीद है कि ये मनसूबा कामयाबी से लाहौर के शहरियों की खिदमत करता रहे। किसी साहब ये बताइएगा वायबिलिटी इसकी, जो इसका किराया रखा गया है उसके बाद पंजाब के ख़जाने पर इसका टोटल बोझ कितना है? ये देखें, इसके ऊपर टोटली 15 अरब रुपए के अखराजात आ रहे हैं इसको चलाने के लिए। तो इसके लिए जो हमने ये टिकट रखी है वो तो बिल्कुल नॉमिनल सी है। इसके ऊपर तकरीबन 220 रुपए के करीब पंजाब हुकूमत सब्सिडी दे रही है एक पैसेंजर के ऊपर, और इसके ऊपर हमारा अगली कोशिश यही है कि इसकी सब्सिडी को रिड्यूस करने के लिए जो दीगर अवामिल हैं वो हम रोकार लें, जैसे कि ट्रेन की रेंडिंग है, हमारे जो स्टेशंस हैं इनको आउटसोर्स करना है। इस तरह के हमारे मंसूबे हैं जिससे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सब्सिडी को रिड्यूस किया। 40 रुपए कराया है, 2.5 लाख मुसाफिरों की एक्सपेक्टेशन है, बहुत बड़ी रकम बनती है ये, जो कि पर डे रेवेन्यू कमाया जा सकता है। आप बता रहे हैं 15 अरब रुपए के इसके अखराजात हैं, तो क्या बैलेंस है इसकी सब्सिडी में और इसकी कमाई में? ये देखें, इसके ऊपर तकरीबन टोटल 12 अरब रुपए की सब्सिडी पंजाब हुकूमत अदा करेगी जी, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये सालाना आप बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, सालाना ये 12 अरब रुपए की सब्सिडी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। और कमाई इसका रेवेन्यू कितना है सर? इसके रेवेन्यू की जो एक्सपेक्टेशन है, अगर जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है इसमें से वो तकरीबन 2-1 अरब रुपए के करीब हम समझते हैं कि जो इसकी राइडरशिप से हमें सालाना रेवेन्यू जनरेट होगा। 2 अरब रुपए तक इस पे रेवेन्यू होगा, और 12 अरब रुपए इस पे सब्सिडी है। लेकिन बहरहाल शहरियों को एक बहुत बड़ी सहूलत है, और हुकूमत पंजाब का एक बड़ा अहम कारनामा है इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाना। जाज़ेब खिची साहब हमारे साथ
जो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं वो मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया जहां साहब हमें वक्त दे। शफात, लेकिन मजे की बात है कि पहले इस पे बहुत ज़रा तनकीद भी की जा रही थी, लेकिन उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी जब ये इनॉग्रेशन इफ्तिताह हुआ उस वक्त भी हमें लगा कि थोड़ी सी हाँ। कंफ्यूजन है, क्योंकि तर्जुमान कुछ कह रहे थे, वज़ीर आला पंजाब कुछ कह रहे थे, तो एक कंफ्यूजन हमें वहाँ भी नजर आई। बिल्कुल। चले शफात, यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफ़िज़।